अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ज़ियाउल हक, हमारा प्यारा आपका चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। आज हम गैसियस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। गैस लॉज का एक और इम्पोर्टेंट लॉ, एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो नंबर 2 में गैस लॉ जो आपने पढ़ा है, बॉयल्स लॉ, उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 3 में चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे इसके अंदर एवोगैड्रो लॉ को। बहुत अच्छे होंगे। ब्यूटीफुल सा डे, ब्यूटीफुल सा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जी एवोगैड्रो लॉ। जो एवोगैड्रो लॉ है, ये आपके पास किसके दरमियान रिलेशन है? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल के दरमियान। किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी दो स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली स्टेटमेंट में स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट को देखने से पहले हम अगर ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा जाएं, एक गैस लेते हैं। ये गैस एक सिलेंडर में बंद है। बंदे को नहीं बंद करना, ख्याल करना है। सिलेंडर गैस, जो सिलेंडर के अंदर गैस बंद है, मैं कहता हूं कि इसका नंबर ऑफ मोल n है, इसका वॉल्यूम V1 है। अगर मैं गैस के नंबर ऑफ मोल को डबल कर दूं, तो लाजमन बात है डबल नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जगह घेरेंगे। पहले में n=1 मोल था, V वॉल्यूम था। अब जो आपके पास मैंने गैस के 2 मोल कर दिए हैं, N2, जो ये डबल मोल हो गए। जब डबल मोल हो जाएंगे तो लाजमन बात है गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा जगह घेरेंगे, उनका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। यही रिलेशन आज हमने डिस्कस करना है। इस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है ये गैस के नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर गैस की मिकदार, गैस के मोल ज्यादा करते हो तो गैस ज्यादा जगह घेरेगी, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर और नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा करते हो तो गैस और ज्यादा जगह घेरेगी, गैस की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, गैस का वॉल्यूम और ज्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि जितनी एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वो क्वांटिटी उतनी ज्यादा जगह घेरेगी, उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो V क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ज्यादा हो जाएगी। अगर कम करोगे तो कम जगह घेरेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दोनों एक ही रेशो में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। अच्छा, सेकंड, या आप इसको यूं कह लो कि अंडर सेम conditions of temperature and pressure, प्रेशर और टेम्परेचर की सेम कंडीशंस के तहत इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर गैस के वॉल्यूम सेम है तो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर गैसेस वॉल्यूम सेम रखती हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रखेंगी दी गई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के ऊपर। अच्छा, अब इसको हम एक एग्जांपल में देखते हैं जी। मैं कहता हूं कि मैंने 3 सिलेंडर लिए हैं और तीनों सिलेंडर आपके पास 50 ml वाले हैं। पहला सिलेंडर भी 50 ml वाला है, दूसरा भी 50 ml वाला है, तीसरा भी 50 ml वाला है। पहले में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे में ऑक्सीजन बॉन्ड है,
तीसरे में CH4 गैस बंद है। अच्छा, सपोज करें इस हाइड्रोजन जो है, इसके ये जो हाइड्रोजन बंद है इसके X मोल होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन इसमें बंद है, इसी तरह इसमें CH4। तो अगर हाइड्रोजन किसमें X मोल है तो लाजमन बात है हाइड्रोजन के यहाँ X मोल है, यहाँ भी ऑक्सीजन के भी X मोल होंगे और CH4 के भी X मोल होंगे। मतलब अगर इनके वॉल्यूम सेम है तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। X X X तीनों का जो वॉल्यूम है 50 ml है, अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे X X। अच्छा, सपोज करें मैं हाइड्रोजन का सिलेंडर 100 ml वाला ले लेता हूं, 100 ml वाला, और इसके अंदर गैस भी आपके पास हाइड्रोजन की जो है वो आपके पास अब डबल हो जाएगी। अब ये 50 की निस्बत 100 ml वाला सिलेंडर है, तो इसके अंदर अब आपके पास वॉल्यूम डबल हो गया तो मोल्स भी डबल हो जाएंगे, वो आपके पास 2x आएंगे। ठीक हो गया। अगर मैं CH4 को वॉल्यूम 75 ml वाला ले लेता हूं सिलेंडर, और CH4 भी ज्यादा इसमें हो जाएगी और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1.5x। अब जितना नंबर ऑफ मोल ज्यादा करते हो उतना वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, या जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। और करें 50 ml वाले ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में X मोल है, इसकी निस्बत ये साथ वाला सिलेंडर डबल है 100 ml, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी डबल 2x हो गए। साथ वाला सिलेंडर आपके पास सपोज करें ये आपके पास 25 ml ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा है, यानी कि ये 1.5 गुना है। तो अगर ये आपके पास 25 टाइम ज्यादा हो गया तो 0.5 ml जो मोल है वो भी ज्यादा हो गया, यानी 1.5। तो साबित हुआ कि दी गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस के वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं। ये अब हमने इस लॉ के तहत पढ़ लिया है, या दूसरे लफ्जों में कह लो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर इसको मैं हम साइड पर लिख लेते हैं, आगे एग्जांपल्स करनी है। तो हमारे पास सपोज करें ये 2 सिलेंडर है, अगर इस लॉ के तहत अगर इनके वॉल्यूम बराबर होंगे तो लाजमन बात है इनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ क्या कहता है कि ये 2 गैसें आपके पास अलग-अलग सिलेंडर में बंद है, अगर इनके वॉल्यूम बराबर होंगे तो लाजमन बात है इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब जी हम आगे एक जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। हमने मोल से एक स्टेटमेंट बनानी है, मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों STP पढ़ा है आपने। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm। याद रखें यह स्टैंडर्ड कंडीशन है केमिस्ट्री के अंदर जिस पर मेजरमेंट की जाती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, जो प्रेशर होता है ये 1 atm होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस, आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस कौन सी होती है, हमें पता है गैसेस 2 तरह की होती है, आइडियल और नॉन आइडियल। जो गैसेस बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉज को फॉलो करेंगी आइडियल कहलाएंगी, और जो गैस लॉज बॉयज, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, पीटी लॉ को फॉलो नहीं करेंगी, नॉन आइडियल। 1 मोल आइडियल गैस यहां पर बंद है। अच्छा, मेजरमेंट ये की गई कि 1 मोल आइडियल गैस ली गई किस पर, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। तो जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया
तो ये 22.414 DM³ आया। 1 मोल आइडियल गैस सिलेंडर में बंद करके स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया तो ये 22.414 DM³ आया। इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 1 मोलर वॉल्यूम जो होता है आइडियल, 1 मोल आइडियल गैस का, वो किसके बराबर होता है? 22.414 DM³ के मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का। अब बच्चों अगर मोल आपने पढ़ा होगा, मोल वाली वीडियो अच्छे तरीके से देखी है, तो मोल की एक स्टेटमेंट हमने बनाई है कि मैस ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसकी मैस इन ग्राम्स होती है वो हम 1 मोल के बराबर लेते हैं। 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10⁻⁻23 और 1 मोल का जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है 22.414 DM³ होता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास अब बन रही है। ये पहले वाली मोल की स्टेटमेंट क्या थी कि किसी भी सब्सटेंस की मास को 1 मोल के बराबर लें और 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद कितनी होती है? 6.02 10⁻⁻23। यहां तक हमने पढ़ा हुआ था कि किसी भी सब्सटेंस की मास को ग्राम में लें तो 1 मोल कंसीडर करते हैं, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 1 मोल जो पार्टिकल की तादाद 6.02 10⁻⁻23 होती है। लाइक ये फिक्स है, जिस तरह 1 डजन के अंदर 12 अशिया होती हैं, 1 दर्जन के अंदर 12 अशिया होती है, इसी तरह 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल की तादाद फिक्स है। और इसका वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया गया है वो 22.414 DM³ है। अब जी हम 3 गैसें लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस और CH4 गैस। मैं पहले हाइड्रोजन गैस लेता हूं। हाइड्रोजन गैस हमारे पास 2 ग्राम है, CH4 जो है वो 16 ग्राम है और ऑक्सीजन आपके पास ये कितनी होती है? 32 ग्राम है। तो ये तीनों गैसेस, हाइड्रोजन जो आपके पास ये 2 ग्राम रखती है, ये भी 1 मोल के बराबर हम कंसीडर करते हैं मोलर कंसेप्ट के तहत। पार्टिकल की तादाद इतनी और वॉल्यूम इसका इतना 22.4। CH4 भी इसी कंसेप्ट के तहत 16 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर, पार्टिकल की तादाद इतनी और वॉल्यूम इतना। इसी तरह ऑक्सीजन, क्योंकि हम ये ऊपर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस इन ग्राम, अब कोई भी सब्सटेंस ग्राम, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन भी इसी कंसेप्ट के तहत 1 मोल, पार्टिकल की तादाद 6.02 10⁻⁻23 और आपके पास इसका मोलर वॉल्यूम इतना होता है। तो बच्चों अब हमने मोलर कंसेप्ट के तहत एक स्टेटमेंट बना ली है कि कोई भी सब्सटेंस जो ग्राम में होगी वो 1 मोल के बराबर होगी, उसके अंदर पार्टिकल की तादाद इतनी होगी और वो 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इतना होगा 22.414 DM³। ये अब हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली है। अब एक MCQ करते हैं। मैं 3 सिलेंडर लेता हूं जी, 1 DM³ वाले 3 सिलेंडर मैं ले रहा हूं, 1 DM³ वाले। ये MCQ आपने हल करना है बच्चों, ये आपने हल करना है। नजर आ रहा है जी? तो ये आपके पास जो 1 है, ये सिलेंडर छोटे बड़े हैं सर जी, कोई बात नहीं बच्चों, छोटे बड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं इसमें। 1 DM³ ये सिलेंडर है, 1 DM³ ये सिलेंडर है, 1 DM³ ये सिलेंडर है। तीनों के अंदर गैसें बंद हैं, बंदे नहीं बंद करने, मैंने आपको बताया। तो 1 DM³ इसमें ऑक्सीजन बंद है, इसमें CH4 बंद है, इसमें H2 बंद है। ठीक है जी। अगर इनके वॉल्यूम सेम है तो जारी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि एवोगैड्रो में हम पढ़ा है कि गैसेस के अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब इस कंडीशन में यहां पर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहती है इसमें, तो इसमें जो मॉलिक्यूल की तादाद आ रही है वो है 2.68 10⁻⁻22
इसमें भी जो आ रही है 2.68 10 की पावर रेज टू 22, इसमें भी जो मॉलिक्यूल की तादाद आ रही है 2.68 10 की पावर रेज टू 22। बच्चों हल करो। मैंने कहा है कि 1 डीएम क्यूब ऑक्सीजन, 1 डीएम क्यूब CH4, 1 डीएम क्यूब हाइड्रोजन, तीनों के वॉल्यूम सेम है और इनके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम होती है, जो मैंने मॉलिक्यूल की तादाद ऊपर लिखी है, और प्रूव करो कि मॉलिक्यूल की तादाद इतनी होती है। चलो पॉज करो वीडियो को और साबित करो। इस वाली स्टेटमेंट से ये निकल सकती है। मैं आपको बताता हूं जी हाउ, कैसे। अभी आपने कहा है जी कि 1 मोल वॉल्यूम के अंदर जो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डीएम क्यूब। इस स्टेटमेंट से पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डीएम क्यूब। तो सपोज हम यहां से लेते हैं कि इफ वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब, देन नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जी बताएं, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सर जी। जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स की बजाय हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाजमी बात है 6.02 10 की पावर रेज टू 23 होंगे। तो अगर इतने 22.414 डीएम क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, 22.414 डीएम क्यूब में जो मॉलिक्यूल आते हैं 6.02 10 की पावर रेज टू 23, तो एक डीएम क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे। तो भाई आप 6.02 10 की पावर रेज टू 23 के ऊपर 22.414 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास तादाद कितनी आएगी, 2.68 10 की पावर रेज टू 22। ये आ गई ना। आपने सर जी आपने तादाद सही लिखी थी। तो ये लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। भाई अब क्वेश्चन यहां पर एक और उठ रहा है। अभी मैंने जो स्टेटमेंट मैंने मिटाई है उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम CH4 और 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है, ये तीनों 1 मोल के बराबर थी। इनके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद सेम थी, लेकिन मैसेज तो इनकी डिफरेंट है। मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो मैस और वॉल्यूम के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है, तो देखते हैं जी रिलेशन है या नहीं है। पहले इस लॉ का थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि गैसें, तो बच्चों हम अगर ये 2 गैसें लें, एक में ऑक्सीजन बांध है, एक में हाइड्रोजन बांध है, इसका भी 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम है, इसका भी 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम है। अब अगर इनके वॉल्यूम सेम है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। 2.68 10 की पावर रेज टू 22 इसमें, 2.68 10 की पावर रेज टू 22 इसमें है। ठीक है जी, इनके वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन जो मैस में हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की मैस आप जानते हो 16 होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की मैस 1 ग्राम होती है। तो ऑक्सीजन 16 टाइम्स 16 टाइम इज हैवियर देन 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो भाई ये क्या है कि हाइड्रोजन की मैस कम है, ऑक्सीजन की मैस 16 ग्राम है, लेकिन इनके वॉल्यूम सेम होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं। मैसेज का क्या रोल है, मैसेज क्या है, तो ये हमने देखना है जी। तो 1 डीएम क्यूब जो ऑक्सीजन है इसकी मैस जब की गई तो ये आती है 1.483 ग्राम तकरीबन, और हाइड्रोजन की 1 डीएम की जो मैस की गई ये आती है 0.089 ग्राम। मैसेज डिफरेंट है, मैसेज डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम सेम होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। लेकिन याद रखें एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने देखना है रिलेशन
ताल्लुक बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, कि मास और वॉल्यूम के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं? भाई नो रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं होता। वाई? क्यों? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस, खाली जगह जो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं। कोई भी हम सिलेंडर ले लें तो ये देखा गया है, गैस के बड़े मॉलिक्यूल, यहां मैं तस्वर करता हूं दायरा वाले, ये गैस के मॉलिक्यूल है। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितने फासले पर होता है? अपने डायमीटर के 300 टाइम पर। डायमीटर देखें, ये हम गैस का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक सिरे से लाइन शुरू होकर दूसरे सिरे पर जब खत्म होती है, ये जो लाइन है ये गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर है। समझो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी है। तो एक मॉलिक्यूल अपने साइज यानी अपने डायमीटर के 300 टाइम, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 टाइम्स फासले पर होता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितने फासले पर होता है? इनके दरमियान 300 मॉलिक्यूल और समा सकते हैं। इनके दरमियान 300 मॉलिक्यूल और समा सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल इतने ज्यादा फासले पर हैं, तो एक मॉलिक्यूल का साइज, शेप या मास दूसरे के साइज या शेप या मास पर कोई असरअंदाज नहीं होता, इसलिए वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं कर पाती। तो याद रखिए, मास, वॉल्यूम जो है मास, साइज, शेप से आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज। क्योंकि एक मॉलिक्यूल, ये देखा गया कि क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर या अपने साइज के 300 टाइम्स, कितना टाइम? 300 टाइम्स डिस्टेंस पर होता है। तो अब हम ये क्लियर कर दें, ये वाज़ेह है कि जो वॉल्यूम में होता है ये मास, साइज, शेप से आजाद होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस इसका रिलेशन ये है कि आपके पास वॉल्यूम अगर सेम है इस लॉ के मुताबिक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। ये हमारा लॉ खत्म हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीटी, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप को, प्रेशर टेम्परेचर लॉ को, जो कि जोसेफ गे लुकास साइंसदान ने दिया था। तो पीटी लॉ, इसको गे लुकास लॉ भी कहते हैं जी। पीटी, प्रेशर टेम्परेचर लॉ जी, ये आपके पास किसने दिया था? गे लुकास। इसका पूरा नाम था जोसेफ गे लुकास लॉ जी। अब ये लॉ जो है आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है एट कांस्टेंट V एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो बच्चों देखें, इसमें आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। अच्छा जी, अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो आता है के टी। ठीक हो गया। अब जो प्रेशर है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको थोड़ा सा समझना है। फर्ज करें आपके पास एक गैस सिलेंडर में बंद है, इसका टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर P है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, के जो टेम्परेचर है ये गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। टेम्परेचर और ज्यादा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा।
तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन क्या होंगी, ज्यादा, टकराव ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगी और ज्यादा होंगी। और जो गैस का प्रेशर होता है वो आपको पता है कि ड्यू टू कोलिजन होता है। गैस प्रेशर ड्यू टू कोलिजन होता है, टकराने की वजह से होता है। ये आपको पता है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, आप पढ़ चुके हैं। ये सारा गैस के सिलेंडर का एरिया है, ठीक हो गया, एरिया तो सेम रहेगा, ये एरिया है, एरिया तो सेम रहेगा। अब फोर्स गैस की ड्यू टू कोलिजन है, गैस के मॉलिक्यूल जो टकरा रहे होंगे वॉल्स के साथ, ये फोर्स है। अब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे और ज्यादा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, कोलिजन और ज्यादा होंगी और ज्यादा होंगी और टकराव होगा, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा वॉल्स के ऊपर टकराएंगे, फोर्स ज्यादा होगी। जब फोर्स ज्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा, एरिया तो सेम है। तो गैस का जो प्रेशर होता है कि गैस के मॉलिक्यूल के कोलिजन्स की वजह से होता है, और गैस के कोलिजन्स जो हैं वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से होता है। इसलिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप समझ गए हैं कि मोर प्रेशर, मोर टेम्परेचर, मोर काइनेटिक एनर्जी और मोर कोलिजन। जब ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा टकराएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आप समझ गए जी। अब आपके पास आ गया ये KT। अगर ये आपके पास मैं प्रेशर के नीचे लाकर टेम्परेचर को डिवाइड कर दूं तो ये K, प्रेशर डिवाइडेड बाय T, ये रेशो आपके पास जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जवाब हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लाइक चार्ल्स लॉ, आपको पता है कि V1 over T1 is equal to V2 over T2 is equal to K जवाब आता था। जितना नीचे टेम्परेचर को बढ़ाते थे उतना वॉल्यूम बढ़ता था, जवाब कांस्टेंट। फिर अगली मरतबा टेम्परेचर को बढ़ाया, उतना वॉल्यूम बढ़ा, जवाब कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, T1 करते हैं जी, प्रेशर बढ़कर भी आपके पास P1 हो जाएगा, फिर हम इसका जवाब कांस्टेंट आएगा। फिर हम जी टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, T2, फिर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, P2, और जवाब फिर कांस्टेंट। टेम्परेचर ज्यादा किया, प्रेशर उतना ज्यादा किया, डिनोमिनेटर में भी उतना इजाफा है, नोमिनेटर में भी उतना इजाफा है, जवाब कांस्टेंट रहेगा K। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2, जवाब आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। P और T इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसके बाद जी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। अच्छा, इसको जनरल गैस इक्वेशन से अगर ड्राइव करें, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। आपके पास V भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। P इधर रखें, NR डिवाइडेड बाय V, ठीक है, V जाकर डिवाइड हो जाएगा, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट। और हमें पता है तीनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट K के बराबर रख लें, P इज इक्वल टू KT। ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन से हम इसको हासिल कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, V जाकर डिवाइड हो जाएगा, N ओवर V, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम K के बराबर रख लें, P इज इक्वल टू KT। वही आपके पास गे लुकास लॉ या PT लॉ आ गया है। अब इसका जी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसके लिए बनाने के लिए हमें जो आपको पता है 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर लेते हैं प्रेशर। यहां 0 पर दोनों क्वांटिटीज 0 होगी, इधर जैसे टेम्परेचर को मूव करेंगे टेम्परेचर में इजाफा, वाई एक्सिस में अगर अब जैसे प्रेशर को मूव करेंगे प्रेशर में इजाफा। अब क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं, हमने पीछे पढ़ रखा है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हूं तो उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, इसका जवाब दें। क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक जितनी बढ़ती है दूसरी उतनी बढ़ती है, दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आता है।
V और T का चार्ल्स लॉ में हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था, उसी तरह जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। अब इसकी जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं आइसोकोर। कोर का मतलब होता है वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम पर हासिल किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोकोर। तो एक एमसीक्यू मैं आपको बता दूं जो आप कर सकते हो, जो आपने बॉयल्स लॉ वाला प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम देखा था, उसको हमने कहा था आइसोथर्म। क्या कहा था? आइसोथर्म। एक ही टेम्परेचर के ऊपर आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक हो। जो आपके पास चार्ल्स लॉ वाला था, आपके पास V T का वो स्ट्रेट लाइन था, इसको हमने कहा था आइसोबार, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था। क्या था? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर का यूनिट आपके पास बार कांस्टेंट है। तो देख लें, बॉयल्स लॉ वाला P वर्सेस वॉल्यूम, इसकी कर्व को आइसोथर्म कहा था क्योंकि एक टेम्परेचर पर हासिल की गई थी। और चार्ल्स लॉ वाला V वर्सेस T, एक जैसे प्रेशर के ऊपर हासिल किया था, इसको कहा था आइसोबार। अब PT का जो ग्राफ है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं आइसोकोर। अच्छा, यहां पर एक एमसीक्यू हो जाए, उसको आपने हल करना है जी। अगर मैं इसको मिटा दूं तो कोई मसला नहीं है सर जी, समझ आ चुका है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। यहां पर हम जी एक एमसीक्यू देते हैं, लाइक चार्ल्स बॉयल्स लॉ की तरह, इसको आप हल कर सकते हो। PT आपके पास ये आइसोकोर हम हासिल करेंगे, 3 आइसोकोर हासिल करते हैं जी, 3। पहली वाली को हम कहते हैं, ये वाली V1, ये V2, ये V3। हाँ जी, पहले हमने V1 वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हासिल की, ये V1। फिर वॉल्यूम चेंज किया, चेंज करके जो हासिल हुई V2, फिर चेंज करके वॉल्यूम V3 बन गया, उस पर जो हासिल की V3। अब जी इसका ए ऑप्शन मैं आपको देता हूं, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, B V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, C V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, या D नन, कोई नहीं है। तो बेटा देखें, इसको साबित करें, बताएं, शाबाश। देखें, इसको आप जनरल गैस इक्वेशन से मालूम कर सकते हो, जैसे हमने पहले चार्ल्स और बॉयल्स में मालूम किया था। मैं यहां पर जो लफ्ज मिसिंग नजर आ रहे हैं उन्हें फिल कर रहा हूं। चलें जी, बताएं। वीडियो को पॉज किया, सोच लिया। अच्छा जी, अब आपने जो मालूम किया है, क्या सही है या गलत, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप गौर करें, यहां पर आपके पास ये P इक्वल टू KT y mx के बराबर है। याद रखें, ये आपके पास जो y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो P ऑन y एक्सिस ठीक हो गया, टेम्परेचर ऑन x एक्सिस ठीक हो गया, ये m स्लोप है। और y इक्वल टू KT में जो है k, ये लाइक m की तरह स्लोप है। तो k स्लोप है लाइक m की तरह, k जो है आपके पास स्लोप है लाइक m की तरह। तो अब हम इसको हल करते हैं यहां से जी। यहां पर देखें कि जो k, यहां पर जो ये k कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, ये किसके बराबर आई है? n r और v के बराबर। यहां पर k जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, k वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोर के लेस वॉल्यूम, मोर के लेस वॉल्यूम, ये हमारा कंसेप्ट बन गया है। तो बच्चों, जैसा कि साबित हो चुका है, मोर के लेस वॉल्यूम, के जितना ज्यादा के होगा उतना वॉल्यूम कम होगा। तो सॉल्व करें, यहां पर जो V3 है वो गौर करें, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? इसका के सबसे ज्यादा है,
जब इसका K सबसे ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। उसके बाद V2 को देखें, V2 में जो स्लोप है K वो V3 की निस्बत कम है। अब यहां पर जो वॉल्यूम है वो V3 की निस्बत कम होगा, क्योंकि V3 की निस्बत K स्लोप कम है, तो इसलिए यहां वॉल्यूम ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? V का, क्योंकि इसका K, इसका स्लोप सबसे कम है। जब इसका स्लोप, इसका जो K सबसे कम होगा तो लाजमन बात है इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो फिर डिसाइड हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले वाला ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि अभी हमने यहां साबित किया मोर के लेस वॉल्यूम, क्योंकि यहां से हमारे पास या इस रिलेशन से साबित हुआ के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के आपके पास स्लोप है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है P इजकल टू के टी, Y इजकल टू एम एक्स। ये P अलॉन्ग Y एक्सिस, T अलॉन्ग X एक्सिस, K M की तरह स्लोप है। यहां पर K स्लोप है, P Y एक्सिस पर आ गई, T X एक्सिस पर आ गई और K यहां स्लोप है। अब V3 की K सबसे ज्यादा है तो K स्लोप सबसे ज्यादा है, तो यहां पर इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, क्योंकि मोर के लेस वॉल्यूम। फिर V1 जो है इसकी स्लोप सबसे कम है, तो इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। तो बच्चों आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी ग्राफ देखते हैं log P और log T का। लास्ट इसका पोर्शन कि आप log P और log T का ग्राफ देखते हैं जी। P इक्वल टू के टी जी। अगर हम इस log लें जी, log P, इसका log K आपको पता है प्लस हो जाएगा log T, ये बिल्कुल बराबर होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये C इंटरसेप्ट है, यहां पर log K इंटरसेप्ट होगा। अब देखें log P और log T, इनका पावर 1 है, तो ये आपके पास जो इसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। log T हम कहां ले रहे हैं? along x एक्सिस। log P कहां ले रहे हैं? y एक्सिस। इनकी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जी इसके पास इसका ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहां ये इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां से हम x एक्सिस के लॉन्ग ये खींच देते हैं लाइन। अब यहां से यहां तक इंटरसेप्ट log K होगा, और चूंकि 1 पावर है 10 45 होगा। ठीक हो गया जी। ये अब हमने इसका ग्राफ मालूम कर लिया। तो बेटा ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमने इसके अंदर एवोगैड्रो लॉ पढ़ा गैसेस लॉ के तहत, और इसके अंदर गे लुकास लॉ पीटी लॉ पढ़ा। अब हमसे आप इजाजत चाहते हैं। हमारा और आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक, इसको सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो जो है होगी पीवी इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस इक्वेशन पर आएगी, उसे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।